अभी हम देखेंगे मोटर न्यूरॉन डिजीज। तो मोटर न्यूरॉन डिजीज के पहले मोटर न्यूरॉन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो मोटर न्यूरॉन क्या होता है कि अ नर्व सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल फ्रॉम सीएनएस टू मसल ग्लैंड एंड कंट्रोलिंग द वॉलेंटरी मूवमेंट्स। और ये दो तरीके का होता है, ठीक है। अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन है। ये करता क्या है मोटर न्यूरॉन, ये सीएनएस से मसल ग्लैंड्स और सभी जगह सिग्नल्स बेसिकली ट्रांसमिट करता है और वॉलेंटरी मूवमेंट्स को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। और दो प्रकार का होता है ये मोटर न्यूरॉन, एक होता है अपर मोटर न्यूरॉन, एक होता है लोअर मोटर न्यूरॉन। तो जो अपर मोटर न्यूरॉन होता है ये ओरिजिनेट्स इन ब्रेन एंड ट्रांसमिट सिग्नल टू द लोअर मोटर न्यूरॉन, ठीक है। और लोअर मोटर न्यूरॉन जो है आगे ये बेसिकली अपन मोटर न्यूरॉन ब्रेन में मौजूद होता है, ठीक है। और ये ब्रेन से क्या करता है, सिग्नल भेजता है लोअर मोटर न्यूरॉन को। लोअर मोटर न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड में। ये आगे फिर मसल्स में सिग्नल भेजेगा, ठीक है। और ये जो मोटर न्यूरॉन है इसका इन जनरल हमें पता ही है कि सिग्नल ट्रांसमिशन का काम है, जिससे मसल्स में ग्लैंड में सभी जगह सिग्नल्स पहुंचे हैं, मूवमेंट कंट्रोल हो। तो फंक्शन क्या होता है मोटर न्यूरॉन का, कंट्रोल मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, रेगुलेट मसल टोन एंड मूवमेंट, फैसिलिटेट रिफ्लेक्सेस, ठीक है। बाकी फिर इसमें हमें पता है कि सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स, एक्सॉन एंड माइलिन शीथ इसमें रहती है, ठीक है। मेन ये ध्यान रखना है कि अपर मोटर न्यूरॉन ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, वो आगे सिग्नल भेजेगा लोअर मोटर न्यूरॉन को। लोअर मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है, वो वहां से फिर आगे मसल्स में सिग्नल भेजेगा। तो ये दोनों ही तरीके के न्यूरॉन जरूरी हैं। अगर दोनों में से किसी एक में भी दिक्कत होगी तो फिर सिग्नल ट्रांसमिशन में परेशानी होगी। अब ये सब इसके बारे में नॉर्मल दिया हुआ है कि मोटर न्यूरॉन्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मूवमेंट, डैमेज टू दी सेल्स कैन लीड टू वेरियस डिसऑर्डर्स सच एज मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर्स, अमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस एंड स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। तो हमको जो पढ़ना है वो मोटर न्यूरॉन डिजीज है। तो मोटर न्यूरॉन डिजीज क्या होती है, इट इज अ प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर अफेक्टिंग मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। इसमें मोटर न्यूरॉन्स मेनली अफेक्ट होते हैं, यहाँ पे भी अगेन वही है, मसल वीकनेस है, एट्रोफी, पैरालिसिस, इस तरीके के लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। अब जो ये मोटर न्यूरॉन डिजीज है ये ऐसे चार टाइप्स की होती है, ठीक है। तो चार टाइप्स है मोटर न्यूरॉन डिजीज के। एक होता है अमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, इसमें अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर दोनों ही अफेक्ट रहते हैं, ये मोस्ट कॉमन टाइप है एएलएस, ठीक है। फिर दूसरा जो मोटर न्यूरॉन डिजीज है वो है प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी, इसमें केवल लोअर मोटर न्यूरॉन में दिक्कत रहती है, अपर मोटर न्यूरॉन सही है, वो लोअर मोटर न्यूरॉन तक सिग्नल भेज रहा है ब्रेन से, लेकिन लोअर खराब होने की वजह से वो क्या है फिर आगे मसल में नहीं भेजता। तीसरे टाइप का जो है मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर वो होता है प्राइमरी लेटरल स्क्लेरोसिस, इसमें केवल अपर मोटर न्यूरॉन खराब रहता है। एंड फिर एक होता है प्रोग्रेसिव बल्बार पैल्सी, ठीक है, इसमें जो है बल्बर मोटर न्यूरॉन अफेक्टेड रहता है, खराब रहता है। तो ये चार तरीके के मोटर न्यूरॉन डिजीजेस हैं। इनकी एपिडेमियोलॉजी देखे तो उतना ज्यादा ये कॉमन नहीं होते, 4 to 6 केसेस देखने के लिए मिलते हैं 1 लाख पेशेंट्स में से। और 55 to 75 ईयर्स ओल्ड जो है पीक इसका इंसिडेंस का टाइम रहता है। मेल टू फीमेल रेशियो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, 1:1.5 to 1 है इसका रेशियो, ठीक है। स्लाइटली मेल्स में थोड़ा सा ज्यादा रहता है। पैथोफिजियोलॉजी की अगर इसमें बात करें तो इसमें है क्या, जैसे नाम से पता चल रहा है कि मोटर न्यूरॉन डिजीज है ना, तो इसमें डीजनरेशन होता है मोटर न्यूरॉन का। और मोटर न्यूरॉन कहाँ कहाँ रहता है, तो वो ब्रेन में भी रहता है, वो स्पाइनल कॉर्ड में भी रहता है, ठीक है। अपर मोटर न्यूरॉन ब्रेन में रहता है सभी जगह फैला हुआ, और जो लोअर मोटर न्यूरॉन है वो स्पाइनल कॉर्ड में रहता है। तो इसीलिए डीजनरेशन ऑफ द मोटर न्यूरॉन कहाँ कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन स्टेम में, मोटर कॉर्टेक्स में, सभी जगह डीजनरेशन होता है। इसके अलावा ग्लूटामेट, एक्साइटोटॉक्सिसिटी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन है, कंट्रीब्यूट्स टू दिस पैथोजेनेसिस। और ये क्यों डीजनरेशन होता है इन मोटर न्यूरॉन्स का, तो इसके लिए बोला जाता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है कुछ, ठीक है, सेल के अंदर ही, और या फिर कुछ माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हो सकता है, या फिर ग्लूटामेट की वजह से इसमें दिक्कत हो सकती है। एंड ग्लूटामेट क्या है, एक तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर ही होता है, ठीक है। ग्लूटामेट भी एक तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर है। तो उसकी एक्साइटोटॉक्सिसिटी की वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा
एक्साइटोटॉक्सिसिटी इसलिए बोला हुआ है क्योंकि ग्लूटामेट जो है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है। तो जब वो एक्सेस में हो जाए तो वही एक्साइटोटॉक्सिसिटी है। तो मोटर न्यूरॉन के डैमेज होने का कारण ग्लूटामेट की टॉक्सिसिटी है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन है, जिससे पूरा जो मोटर न्यूरॉन है वो डीजनरेशन हो सकता है उसका। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे भी मसल वीकनेस, एट्रोफी, फेसिकुलेशंस, ठीक है। फेसिकुलेशंस एक तरीके का ट्रेमर्स टाइप है, ठीक है, और ये इसमें देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा जब कभी भी इसमें क्या चीज हो सकती है कि दोनों खराब हो सकते हैं या कोई एक भी खराब हो सकता है, ठीक है। अगर इसमें अपर मोटर न्यूरॉन जो कि ब्रेन में है वो अगर खराब रहे, ठीक है, तो इसमें स्पास्टिसिटी एक तरीके से रिजिडिटी है, ठीक है, हाइपर रिफ्लेक्सिया बहुत ज्यादा रिफ्लेक्सेस, और एक्सटेंसर प्लांटर रिस्पॉन्सेज, ये चीजें देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। और अगर लोअर मोटर न्यूरॉन मतलब डैमेज है तो उसमें क्या हमें देखने के लिए मिलेगा, तो मसल वेस्टिंग मतलब वीकनेस होगी मसल की, फ्लेसिडिटी, जैसे वहां पे स्पास्टिसिटी एकदम रिजिडिटी, यहाँ पे फ्लेसिड रहेगा वो ढीला सा, और यहाँ पे क्या है, डिक्रीज रिफ्लेक्सेस। अपर मोटर न्यूरॉन में हाइपर रिफ्लेक्सिया है, यहाँ पे डिक्रीज रिफ्लेक्सेस रहेंगे, वहां पे सब कुछ बढ़ के आ रहा है, ठीक है। स्पास्टिसिटी भी है, रिजिडिटी भी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे फ्लेसिडिटी है, यहाँ पे मसल वीकनेस है, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, और हाइपर रिफ्लेक्स है अपर में, और इधर जो है डिक्रीज रिफ्लेक्सेस है। तो ये दो चीजें हैं इसकी साइंस में। अगर किसी को बल्बार मोटर न्यूरॉन का इन्वॉल्वमेंट है तो उस केस में हमको डिसआर्थ्रेल्जिया देखने के लिए मिलेगा, और डिस्फेजिया निगलने में परेशानी है, डिसआर्थ्रेल्जिया माने बोलने में परेशानी है उसको, एंड रेस्पिरेटरी फंक्शंस की दिक्कत हमको देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा ये सब इसमें हमको फीचर्स दिखेंगे। एंड आप बस इतना ध्यान रख सकते हैं कि जो ये बल्बार इन्वॉल्वमेंट बोला हुआ ना, तो ये जो बल्बार मोटर न्यूरॉन है ये मेनली रिस्पॉन्सिबल रहता है स्पीच के लिए, स्वॉलोइंग के लिए, एंड रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। तो बस इतना ही इसके बारे में ध्यान रखना है। ये भी ब्रेन में ही मौजूद होता है, ठीक है, ये भी ब्रेन में ही मौजूद रहता है, ये वाला न्यूरॉन भी, इसीलिए इसको इसके अंतर्गत ही कंसीडर किया गया है। आप स्पीच है, ब्रीदिंग है, और बोलना, स्पीच ब्रीदिंग हो गया, और डिस्फेजिया मतलब खाना खाना हो गया, ये सभी क्या है कि वॉलेंट्री मूवमेंट्स है ना। तो मोटर न्यूरॉन का फंक्शन क्या था कि वो वॉलेंट्री मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करता है। तो ये वॉलेंट्री मूवमेंट्स है, इसीलिए यहाँ पे बल्बार इन्वॉल्वमेंट भी बताया हुआ है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। ये सारे इसके क्लिनिकल फीचर्स हो गए। डायग्नोसिस की बात करेंगे तो इसका डायग्नोसिस मेनली हिस्ट्री बेसिस पे, एग्जामिनेशन पे, और एक्सक्लूजन ऑफ अदर डिजीजेस। इसमें हम एक इलेक्ट्रोमायोग्राफी करवा सकते हैं जिससे हमें नर्व्स का किस तरीके से नर्व की कैसे इम्पल्स वहां पे ट्रांसमिट हो रही हैं और कैसा सिग्नलिंग है मसल्स में, ये सारी चीजें हमें इससे पता चल जाएगी इलेक्ट्रोमायोग्राफी से। इसके अलावा हम लोग नर्व कंडक्शन स्टडी भी कर सकते हैं, और एमआरआई आदि करवा के, और ब्रेन की कोई दूसरी पैथोलॉजी तो नहीं है उस चीज को रूल आउट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट इसमें हम रिलूजॉल देंगे, ठीक है। ये एक ऐसी मतलब ड्रग होती है जो कि क्या करती है, इस डिजीज का प्रोग्रेशन धीरे धीरे कम करती है और सर्वाइवल को इंक्रीज करती है। और बाकी इसमें कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है कि सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट ही चलता है। फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, एंड रेस्पिरेटरी सपोर्ट हमको इसमें देना पड़ेगा। पैलिएटिव केयर मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए पेन मैनेजमेंट एंड इमोशनल सपोर्ट इसमें दिया जा सकता है, और इसका कोई खास ट्रीटमेंट है नहीं। रिलूजॉल बस एक ड्रग है जो कि क्या करती है, इस डिजीज का प्रोग्रेशन कम करती है, वो ध्यान रखना है कि। और प्रोग्रेस इसके प्रोग्नोसिस की बात करें तो जैसे गुलियन बेरी सिंड्रोम था तो उसका प्रोग्नोसिस अच्छा था, ठीक है। तो ऐसी जो ये डिजीज है इसमें मतलब उतना अच्छा नहीं है मतलब प्रोग्नोसिस। जो एएलएस टाइप है इसका, उसमें सर्वाइवल रेट जो है, मीडियन सर्वाइवल 2 से 5 साल ही रहता है, और कुछ मतलब 10% केसेस ऐसे होते हैं जो ये डिजीज होने के 10 साल तक भी जीवित रहे, वरना ये डिजीज होने के विद इन 2 to 5 years ही पेशेंट की डेथ हो जाती है।
इसके अलावा जो इसका सेकंड टाइप है पीएमए वाला, उसमें स्लो प्रोग्रेशन है, थोड़ा सर्वाइवल ठीक है। देन अगेन इसमें पीएलएस वाला जो है प्राइमरी लेटरल स्क्लेरोसिस, जिसमें केवल अपर मोटर न्यूरॉन अफेक्ट हुआ है, ठीक है। जो जिसमें दोनों है, अपर मोटर एंड लोअर मोटर, जो एएलएस वाला है उसका प्रोग्नोसिस खराब है, ठीक है। जो पीएमए वाला है उसका थोड़ा सा ठीक है, और पीएलएस वाले का भी ठीक है। और जो ये बल्बार मोटर न्यूरॉन वाला जो है, इसका पुअर प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम गया है सबसे पहले, तो इस वजह से इसका पुअर प्रोग्रेशन है, और बहुत रैपिडली प्रोग्रेस करके इसमें डेथ हो जाती है। जब अगर दोनों अपर मोटर न्यूरॉन लोअर मोटर न्यूरॉन दोनों इन्वॉल्व है, उसका भी प्रोग्नोसिस खराब है। सबसे खराब प्रोग्नोसिस है बल्बार वाले का। और जो केवल अपर मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व है, या केवल जिसमें लोअर मोटर न्यूरॉन है इन्वॉल्व है, उसका प्रोग्नोसिस, उन दो का प्रोग्नोसिस ठीक है, बाकी दो का प्रोग्नोसिस खराब है, ठीक है। तो ओवरऑल ये खराब प्रोग्नोसिस वाली ही डिजीज है। तो ये है मोटर न्यूरॉन डिजीज। इसमें हमने थोड़ा सा मोटर न्यूरॉन के बारे में भी देखा, और बाकी इस डिजीज के बारे में देखा। 5 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, ठीक है। तो ये मोटर न्यूरॉन डिजीज है। इसके अलावा अब जो हम आगे करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी अगेन इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 या 10 मार्क्स में ही आता है इसका क्वेश्चन भी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। और ये जो उरुस स्तंभ वाला जो पोर्शन है, इसमें जितनी भी मॉडर्न की डिजीज है, गुलियन बेरी सिंड्रोम है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, माइस्थीनिया ग्रेविस है, मोटर न्यूरॉन डिजीज है, ये सभी मतलब 5 या 10 मार्क्स में इनमें से कोई ना कोई एक हर बार ही आता है, और कभी कभी इनमें से 2-3 भी आ जाते हैं। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी क्या होता है? ये भी अगेन अ ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस एंड डीजेनरेशन, ठीक है। प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस एंड डीजेनरेशन इसमें देखने के लिए मिलता है। क्लासिफिकेशन क्या है? एक है डुशीने। इसके ना बहुत सारे टाइप्स हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के। 5 टाइप्स है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के, जिसमें से जो डीएमडी है, डुशने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये तो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में ज्यादातर पाया जाता है, ठीक है। वैसे तो सभी उसी में रहते हैं, लेकिन ये वाला आपने उधर पीडियाट्रिक्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसके 5 टाइप्स होते हैं, आपने ध्यान रखना है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। एक होता है ड्यूशने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। ये क्या होता है? एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस डिजीज है, ठीक है। इसमें किसका म्यूटेशन हो जाता है? डिस्ट्रोफिन जीन है, उसका म्यूटेशन देखने के लिए मिलता है। 2 से 5 साल की उम्र में ये डिजीज पाई जाती है, ठीक है। ऑनसेट कब है? 2 से 5, एकदम रैपिड ऑनसेट होता है, और व्हील चेयर पे आ जाते हैं बच्चे जो है 12 साल में, और 20 ईयर्स तक तो इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। ये होता है डुशने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, के बारे में आपने पढ़ा होगा इन डिटेल भी। सेकेंड टाइप की जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी माने क्या? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी माने कि मसल का वीकनेस एंड डीजनरेशन। डिस्ट्रॉफी का मतलब डीजनरेशन एंड आप वीकनेस से समझे, ठीक है। फिर सेकंड टाइप का जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है वो है बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, इसमें भी डिस्ट्रोफिन जीन इन्वॉल्व रहता है, लेकिन इसका जो ऑनसेट है 5 से 15 साल रहता है, और स्लोअर प्रोग्रेशन है। जो डुशने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है वो थोड़ा रैपिड प्रोग्रेशन है उसका, ठीक है, वो और 2 से 5 साल में ही आ जाता है। तीसरा जो टाइप है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का वो है लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, इसमें बहुत सारे जीन्स का इन्वॉल्वमेंट रह सकता है, जैसे सार्कोग्लाइकन है, डिस्ट्रोग्लाइकन, इन सारे जीन्स का म्यूटेशन मिलता है 10 से 30 साल में, और इसका प्रोग्रेशन वेरिएबल है, किसी में स्लो प्रोग्रेस करती है, किसी में रैपिड प्रोग्रेशन देखने को मिलता है। फिर एक तरीके की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है जिसका नाम है फेशियोस्कैपुलो ह्यूमरल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट है, इसमें DUX4 जीन का देखने के लिए मिलता है म्यूटेशन 10 to 30 ईयर्स में, एंड स्लो प्रोग्रेशन है। फिर एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, अगेन ऑटोसोमल डोमिनेंट है, DMP के जीन का म्यूटेशन है, 20 से 40 साल में देखने को मिलता है, और स्लो प्रोग्रेशन रहता है। तो हमने देखा कि ये जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ना, ये अपने आप में एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें म्यूटेशन देखने के लिए मिलेगा तभी ये डिजीज होगी, और इसका जो प्रोग्रेशन है वो वेरी करता है। सबसे जो मतलब खराब प्रोग्नोसिस या सबसे ज्यादा जो प्राण घातक है वो डुशने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ठीक है।
अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलते हैं तो इस डिजीज में क्लिनिकल फीचर मिलते हैं मसल वीकनेस एंड वेस्टिंग, माने कमजोरी हो जाती है, ठीक है, और मस्कुलर पेन है, स्टिफनेस है, डिलेड मोटर माइलस्टोन, बच्चों में जो माइलस्टोन्स रहते हैं मोटर माइलस्टोन वो चीजें डिलेड रहेंगी, रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक इन्वॉल्वमेंट भी इनमें देखने के लिए मिलता है। डायग्नोसिस आप इसका कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये म्यूटेशन वाली डिजीज है तो जेनेटिक टेस्टिंग के बेसिस पे किया जा सकता है, मसल्स की बायोप्सी करवाई जा सकती है, उससे पता चलेगा किसी तरीके का म्यूटेशन तो नहीं है। बाकी आप इलेक्ट्रोमायोग्राफी है, सीटी, एमआरआई ये सब करा सकते हैं। मैनेजमेंट इसका कुछ भी नहीं है खास, आपने केवल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना है तो आप फिजिकल थेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन करा सकते हैं, रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक केयर दीजिए। इसके अलावा कुछ असिस्टेड डिवाइसेस जैसे व्हील चेयर हो गए, ऑर्थोटिक्स हो गई, इस तरीके की चीजें दी जा सकती हैं, कोई इसका मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। जीन थेरेपी एंड कुछ फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है बट दैट इज कम्प्लीटली एक्सपेरिमेंटल, कुछ उसका खास रिजल्ट नहीं देखा गया है। प्रोग्नोसिस जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का वेरी करता है, ठीक है, जो डुशने वाला है वो मतलब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी उसका प्रोग्नोसिस मतलब खराब ही रहता है, ज्यादातर देखा जाता है 18 से 20 साल में डेथ हो जाती है, ठीक है। तो वही इसमें भी बताया हुआ है, डीएमडी का जो है 20 to 30 ईयर्स रहता है, बीएमडी वाले का जो है वो 40 to 60, बाकी के जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बाकी के 3 जो है उनके वेरिएबल लाइफ एक्सपेक्टेंसीज देखी जाती है, ठीक है। तो ये हो गया मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है टॉपिक। 5 मार्क्स 10 मार्क्स इसका पक्का क्वेश्चन आता ही आता है इन सारे टॉपिक्स पे, जितना भी अभी हमने मॉडर्न में डिस्कस किया है वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका 5 मार्क्स में आएगा या 10 मार्क्स में आएगा, तो इम्पॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। और इनका आयुर्वेद में कोई रिलेशन भी नहीं है तो आपने इसे ऐसे ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो अभी हम डिजीज देखेंगे वो देखेंगे न्यूरैल्जिया, ठीक है। न्यूरैल्जिया इतना कॉमनली नहीं आता है एग्जाम में। न्यू